नेक्स्ट हम मूव होते हैं सिस्टम प्री डिफाइन एंड वैलिडेशन फंक्शन इस इसके बाद ग्रुप है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे लास्ट में पोस्टग्रेस एसक्यूएल होता है ना, वो भी आजकल बड़ा डिमांड में चल रहा है, तो लास्ट में एक बार देख लेंगे कि उसका सेटअप कैसे करते हैं। वैसे सारे तो ज्यादा एसक्यूएल एसक्यूएल का से कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, लेकिन कहने मतलब अच्छा सेटअप बस कैसे क्या होता है, तो जो चीजें अच्छा और ठीक माई है। सिक्वल का भी है, तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, बस वही है कि उनका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट डेटाबेस का एक ही होता है, चाहे एसक्यूएल हो गया, माई सिक्वल हो गया, डीबीटी हो गया, सबका अच्छा, वही है। इसके बाद ओरेकल में भी ओरेकल सीक्वल चाहिए, पोस्टग्रेस सब में मतलब इक्वली थोड़ा सा जैसे ओपन है कि चीजें। ओरेकल में क्या होता है, पीएल एसक्यूएल होता है ना, जो टी एसक्यूएल होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा टी एसक्यूएल क्या होता है, इसमें एसक्यूएल सर्वर में होता है हमारा स्टोर प्रोसीजर, जो हम हम्म लिखते हैं ना, वाइल उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर से उसके हम्म हिसाब से करते हैं, इसी में पढ़ेंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इसी में वो है टी एसक्यूएल। तो उसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू में हम कोड को राइट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें अलग टाइप का होता है ओरेकल में जो हम अच्छा पढ़ते हैं पीएल स्कूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके ओके। तो यहाँ पे वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं इस वाले में, क्योंकि ये जो है वैलिडेशन फंक्शन कि कैसे जो भी हमारा डेटा है हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम जो एंटर कर रहे हैं वो न्यूमेरिक है या ट्रू है कि नहीं। तो वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको चेक करते हैं, जैसे कि कोई भी हम एंटर कर रहे थे, क्या चेक कर सकते हैं क्या नंबर है या नहीं। यदि इज न्यूमेरिक, इसका मतलब यदि ये नंबर एंटर कर रहे हैं तो ट्रू करेगा, और नहीं है तो वन का मतलब ट्रू। यहाँ पे बुलियन नंबर है, वन और जीरो जैसे करते हैं ना, तो वन इंडिकेट करता है हमारा ट्रू का, जीरो इंडिकेट करेगा फॉल्स का। यदि ये ट्रू होगा तो इस वाले पार्ट को करेगा, यदि फॉल्स होगा तो इस वाले पार्ट को करेगा, तो इफ एल्स कंडीशन लगाने पे यहाँ तो फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि ए जो है हमारा नंबर तो है नहीं, तो इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। हम्म प्रिंट इज न्यूमेरिक, ये वन है तो न्यूमेरिक का तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैलिडेट कर रहा है। तो वैसे ही सेलेक्ट ये इज न्यूमेरिक की सारी चीजें ये चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि क्या क्या है। तो यहाँ पे वन दिया है, तो इज न्यूमेरिक, इसका मतलब यहाँ पे वन का मतलब ट्रू है। फिर से चाहे हम 100 लिखे हैं किसमें, डबल सिंगल कोट्स में, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये इवन हम सिंगल कोट्स में लिखे हैं तो भी ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि ये 100 क्या है पर एक तरह से टेक्स्ट है नहीं, नंबर है, तो आइडेंटिफाई कर ले रहा है यहाँ पे। ये ए जो है ये तो हमारा टेक्स्ट है, तो जीरो कर दिया, फॉल्स है। वैसे वन ए है तो भी ये क्या किया, जीरो, क्योंकि ए है ना इसके बाद, तो इसीलिए फॉल्स है। नल, नल जो है उसको भी ये जीरो कर दे रहा है। और जो भी हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, चाहे डेट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, सबको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टेक्स्ट है। तो इस तरह से ये वैलिड एक तरह से वैलिडेट करता है कि कोई भी हम चेक करना हो ये नंबर है या टेक्स्ट है, तो उसके हिसाब से ये रिटर्न करता डेट वाला भी, सॉरी नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो डेट वाला भी वही आ रहा है, जीरो आ रही है वैल्यू। है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये है ना फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश तो अच्छा हमारा अच्छा अच्छा, टेक्स्ट में ही आता है। ठीक है ठीक और ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारे पास डेटा है, और इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहे एस पी अंडर स्कोर हेल्प एम्प्लॉय, तो इसमें डेटा जो हमने क्रिएट किया है उसका कॉलम का क्या स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्राइमरी की है, और इंडेक्सिंग क्या है, फिर से कौन कौन सा हमारा डेटा टाइप ईच कॉलम के बेस पे है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इज न्यूमेरिक, तो ये कमीशन वाला हमें चेक करना है कि ये इज न्यूमेरिक जो है वो ट्रू करेगा एज ए कमीशन, तो एक तरह से अलग कॉलम बन जाएगा और एम्प्लॉय टेबल का। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में, तो यहाँ जीरो का मतलब कि कमीशन वाला नल है, तो ये जीरो रिटर्न किया है। 300 है तो ये न्यूमेरिक है तो वन हो गया, 500 वन, नल का जीरो, ऐसे करके सारी चीजें यहाँ पे आए। अब जहाँ पे हमारा इज न्यूमेरिक वन है, जिसमें फिल्टरिंग करना है डेटा पे कि जो हमारा नंबर है उसको फिल्टर करे, जो भी मैच करे वन से तो वो फिल्टर कर दे, तो केवल नंबर वाला ही दिखाएगा, नल वाला क्या करेगा,
नहीं दिखाएगा। तो जो भी हमारा वैल्यू कंटेंट कर रहा है कमीशन कॉलम में, बस 300 500 वही दिखाएगा। इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं इसके बेस पे। तो ये आ गया, ये इतने हमारे पास नंबर नल के अलावा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयर नंबर, फिर से एम्प्लॉयर नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, इज न्यूमेरिक, कमीशन। कमीशन पे हमने वैलिडेशन सॉरी लगाया। एक सेकंड, सॉरी, इसमें इक्वल्स टू 1 मतलब? वन का 1 तो मतलब नहीं है। कि ट्रू। इज न्यूमेरिक अच्छा, यानी ट्रू। कमीशन, ओके। कमीशन में जो हमारा कॉलम में जो भी वैल्यू है, तो उसको एक एक वैल्यू को चेक करेगा कि जो वैल्यू ट्रू होगा, यानी कमीशन कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू नंबर होगा, न्यूमेरिक टाइप का होगा, तो वो रिटर्न करेगा 1। तो 1 1 जो मैचिंग करेगा उसी को फिल्टर करेगा यहाँ। ये है ट्रू है, ठीक यहाँ। है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारा जो भी कॉलम हमें एक तरह से डिस्प्ले करना है, तो उस कॉलम का यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर। जो भी कॉलम हमें डिस्प्ले करना है उसका हम यहाँ नेमिंग कर सकते हैं। या तो स्टार लगाएंगे तो होल कॉलम आ जाएगा, और केवल स्पेसिफाइड कॉलम में लेना है तो यहाँ पे उसका नेम दे देंगे। और फिर से देने के बाद एक है इज न्यूमेरिक, कमीशन एज ए इज न्यूमेरिक। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, फिर से वही चेक कर रहा है कि 1 और 0 में रिटर्न करेगा, और इज न्यूमेरिक यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देगा, और डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और फ्रॉम एम्प्लॉय से यहाँ पे। तो एक बार इसको चेक कर, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। पहले तो हम कर रहे थे तो लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे स्टार लगा करके हम यहाँ पे किए थे, लास्ट में आ रहा था। लेकिन हमें ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हमें कहाँ पे इस कॉलम को ऐड करके रखना है। जैसे कि कमीशन के बाद ही रखना है, तो हम ऐसे कॉलम का नेम देंगे, उसके बाद कॉमा करके इसको कर सकते हैं इस मेरी यहाँ पे कमीशन के बाद ही करेंगे। और इस वाले में क्या था, पहले स्टार लगाया था तो सारे कॉलम आने के बाद उसके बाद ये कॉलम ऐड कर रहा था। तो यहाँ पे एक तरह से रिलेवेंस हो जा रहा है कि हाँ चलो नल है 0 300। राइट। और फिर से सेलेक्ट इज न्यूमेरिक एम्प्लॉय, फिर से केवल एक ही कॉल एम्प्लॉय नंबर को चेक करना है कितने न्यूमेरिक है कितने नल है, तो सारी चीज़ें ये यानी सारे हमारा नंबर टाइप है, तो 14 रो। और यहाँ पे फिर से डेट को चेक करना, ये तो हम टेक्स्ट है और नंबर को चेक कर रहे थे, तो वैसे ही सिमिलर वे में एक और इनबिल्ट फंक्शन है हमारा इज डेट। तो यहाँ पे जैसे मैंने कर्सर किया तो ये इसका सिंटेक्स यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रहा है, बिल्ट इन फंक्शन इज डेट एक्सप्रेशन एंड वार्कर, और रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप में। तो ये फर्स्ट वाला भी मैं करता हूँ यहाँ पे इज डेट, तो ये चेक करेगा 1 और 0, यानी फिर से ये सारे ट्रू और फॉल्स में ही आएगा, क्योंकि ये वैलिडेशन है ना कि ये चेक कर रहा है कि यदि ये डेट है कि नहीं। तो 1, तो 1 का मतलब कि ये डेट है, ट्रू है। तो वैसे पूरा एक ही बार में हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सा डेट है कौन। तो यहाँ पे भी डेट है, ये भी डेट है, ये भी डेट है, थर्ड वाला। अच्छा। फोर्थ वाला ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्योंकि ये इस तरह का कोई फॉर्मेट होता ही नहीं। फिर से यहाँ पे फॉर्म जो भी फॉर्मेट है डेट का, वो सारी चीज़ें ये आइडेंटिफाई कर ले रहा है। जो नहीं है फॉर्मेट तो उसको 0 कर रहा है, फॉल्स है। तो इस तरीके से मान लो कोई डेट एंटर कर रहा है तो उसको सबसे पहले वैलिडेट कर दे कि ये डेट है कि नहीं। यदि डेट नहीं है तो फिर से वो एंटर करे नहीं, कोई जितने एक्सक्यूशन है क्वेरी को करे ही नहीं। और फिर से नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसमें सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फिर से इस डेट भी हम लगा सकते हैं जहाँ पे भी हमें चेक करना है उसको, और उसके बेस पे जो भी रिटर्न करेगा उसके बेस पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हायर डेट पे लगाया, और हायर डेट पे हमने चेक किया एक एक वैल्यू को कि डेट है कि नहीं। तो जहाँ पे डेट नहीं होगा उसको फिल्टर करके चेक कर सकते हैं कि डेट नहीं है यानी टेक्स्ट ओके। है। वही फिर से वही है इज डेट चेक करने के लिए। फिर से नेक्स्ट हमारा इज नल। तो इज नल हमने देखा था प्रीवियस भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इज नल का मतलब जब जैसे नल आ रहा है तो वहाँ पे रिप्लेस कर दे 4 का। तो यहाँ पे 2 है तो 2 क्या है, नल नहीं है। तो ये क्या यहाँ पे जैसे हाईलाइट कर रहा है, बिल्ट इन फंक्शन नल एक्सप्रेशन रिप्लेसमेंट वैल्यू रिटर्न। तो एक्सप्रेशन जो जैसे नल हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है,
और रिप्लेसमेंट वैल्यू, यदि नल आइडेंटिफाई कर लिया तो रिप्लेस करेगा, नहीं किया तो एज इट इज रिटर्न कर देगा। जैसे 2 क्या है हमारा, नल नहीं है, तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा 4 से। ये क्या करेगा, जब नल आइडेंटिफाई नहीं किया तो उस केस में बस 2 ही रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नल आइडेंटिफाई कर लिया तो 3 को क्या करेगा, नल की जगह रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे नल नहीं रिटर्न करेगा, यहाँ पे 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसने इज नल, नल इसका मतलब ट्रू है। जब ट्रू है तो ये क्या करेगा, 3 को रिप्लेस कर देगा नल की जगह, जैसे वहां पे हमने इससे प्रीवियस वाले में किया था। फिर से यहाँ 5 है और यहाँ पे नल, यानी 5 क्या है, नल नहीं है, तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, 5 ही आएगा। वैसे नल नल है तो नल नल से ही रिप्लेस करेगा। फिर से 2 है, नल है, तो 2 2 हमारा नल नहीं है तो नल से रिप्लेस नहीं करेगा, 2 रिटर्न करेगा, बस ये कर सकते। यानी फर्स्ट डिजिट यदि नल आइडेंटिफाई करेगा तो जो आगे वाला है उससे रिप्लेस करेगा, यदि नल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो सेम एज इट इज रिटर्न करेगा। बस यहाँ पे ये है नल इज नल कॉन्सेप्ट। हाँ, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज नल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमीशन कॉलम में जो भी वैल्यू है, नल जो है उसको बस हमें फिल्टर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कमीशन में जो भी नल था बस उसको इसमें फिल्टर करना। और यहाँ पे स्टार का मतलब पूरा होल कॉलम आ गया, इज नल कमीशन 0 एज ए करेक्ट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कमीशन में नल आइडेंटिफाई करे वहाँ 0 से रिप्लेस कर दे, और एक कॉलम आगे, सारे कॉलम डिस्प्ले होने के बाद एक आगे कॉलम क्या करे, करेक्ट कमीशन कॉलम के तरह से एड होके आ जाए। तो यहाँ पे आ गया करेक्ट कमीशन, यानी यहाँ पे नल था तो यहाँ पे 0 कर दिए, 300 ऐसे यहाँ पे लगा दिया। जैसे आप एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, इज नल कमीशन, 0 एज कमीशन, फिर वही है, इसमें कुछ नहीं है। यानी कॉलम जहाँ पे हमें एडजस्ट करना है वहाँ पे कर सकते हैं। सैलरी की बात करना है तो सैलरी की बात कर सकते हैं। तो ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे पहले समझते हैं। ये पूरा रन करा ही लेते हैं। तो ये सबसे पहले कौन से क्या करता है, यहाँ पे मैंने यदि हाईलाइट किया तो यहाँ पे जाना, ये पहले क्या करता है, सबसे पहले ये चेक करता है कि नल कहाँ पे है। तो यहाँ में 5 और 10 में कोई नल नहीं था वैल्यू, तो ये केवल 5 रिटर्न करती है। और यहाँ पे 10 और 15 20 में कोई नल नहीं था, तो फर्स्ट वाला डिजिट को रिटर्न किया। यहाँ पे 2 और नल 5 में वैल्यू था, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे रिटर्न किया। लेकिन यहाँ पे पॉलिसिक में नल आ रहा है, तो ये कौन सा है, फोर्थ वाला है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 20। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नल नल आए तो इस क्या करेगा, स्किप कर देगा, और जो फर्स्ट जो वैल्यू आएगा बस उसको रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो नल यहाँ पे इसको स्किप किया, इसके बाद से जो वैल्यू आया 20 रिटर्न किया। इसमें जितने नल आएगा वो सारे फर्स्ट टाइम में स्किप कर देगा, और जो फर्स्ट डिजिट जो मैच करेगा बस उसको रिटर्न करेगा पॉलिसिक। तो यहाँ पे देखा जाए लास्ट के सेकेंड, तो 20 रिटर्न करा, जबकि ये पूरा नल यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, लेकिन जो लास्ट के जो था उसको रिटर्न किया। यहाँ पे नल किया, लेकिन उसके बाद से ये 10 था, और लास्ट वाला क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी लास्ट वाला 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 रिटर्न का। इसका मतलब कौन से फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली ये फर्स्टली चेक करता है कोई भी नल आए तो उसको स्किप करेगा, और जो फर्स्ट डिजिट जो आएगा बस उसको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो जिस बेसिकली यही करता है, कोई भी नल आए उससे कोई मतलब नहीं, उसको स्किप कर देगा, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट जो आएगा उसी को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ये बेसिकली ये है यहाँ पे, यानी पहले नल वाले को हमेशा स्किप करेगा, जो जो भी वैल्यू आएगा नल के बाद उसके बाद उसको रिटर्न करेगा। फिर से यहाँ पे हमारा नल इफ यानी कंडीशन के बेस पे यहाँ पे है, तो
पासवर्ड वैलिडेट करने के लिए होता है, एक बार पूरा एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये क्या, द टाइप ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट टू null कैन नॉट बी null constant बिकॉज द टाइप ऑफ द फर्स्ट हैज नो। तो इसका कुछ कंडीशन है, एक बार टाइप करते हैं। select NULLIF null if उससे इंटेलिजेंस नहीं आ रहा तो उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही समझ लेते हैं। नल इफ यहाँ पे 10, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं क्या आता है इसमें। 10 आ गया, तो सेकेंड वाला देखते हैं 100, थर्ड वाला 300। तो यहाँ पे क्या मेरा ब्लिंकिंग हो रहा है क्या सिस्टम? हाँ जी, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे नल एंड 100 कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में। The type of the first argument null if cannot be null constant because the type of the first argument has to be no। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो भी आर्गुमेंट है वो कह रहा है कि नल नहीं होना चाहिए, तो इस केस में ये लेगा नहीं, यानी फर्स्ट वाला हमारा नल नहीं है। तो बेसिकली तो एक बार हम सर्च ही कर लेते हैं क्या है। यदि नहीं होता है सिंटैक्स तो हम नल इफ इन एसक्यूएल में लिखेंगे, क्योंकि सर्चिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि कई बार हमें ऐसे नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे नल इफ इन एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं है। यहाँ पे सिंटैक्स दे रखा है कि नल इफ एक्सप्रेशन 1 रिक्वायर्ड जो दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है रिक्वायरमेंट है द टू एक्सप्रेशन टू बी कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयर टू एक्सप्रेशन दिस इज सेलेक्ट नल इफ हेलो हेलो, यहाँ पे करेंगे तो इसका एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे रन एसक्यूएल, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स 1, यहाँ पे नल इफ रिटर्न क्लिक रन एसक्यूएल टू एग्जीक्यूट। ये रिटर्न नहीं कर रहा है क्या, रिजेक्ट नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड ऐसे का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो नल नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो यहाँ तक यदि हमने सेलेक्ट किया तो इसमें 10, 100, 300 और ये नल है, यानी दोनों नल कर रहे हैं, तो क्लियर है। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे ये करना है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल टू शो द नल फंक्शन। मेरा पता नहीं ब्लिंकिंग कर रहा है स्क्रीन मेरे हैंड से। अच्छा, आप कर लो, रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो देखते हैं।
तो यहाँ पे इज नॉट नल, ऑब्जेक्ट आईडी DBOPK इज नॉट नल, टेबल ड्रॉप, एग्जाम्पल ऑफ सो द नल फंक्शन। करंट ईयर पे ठीक है, इसके आगे भी है। अभी तो बस हमने ये देखा कि नल फंक्शन बस आर्गुमेंट ले रहा है, अभी कुछ इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। तो नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या है। ओके, तो एग्जांपल ऑफ सो नल ऑब्जेक्ट आईडी dbo.pk u इज नॉट नल। तो ये तो हमने देखा था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम। कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर किया था। इसके बाद एक देखते हैं इसको समझने के लिए, इस नल इफ को, एग्जाम्पल ऑफ शो द नल इफ फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये बेसिकली एक तरह से ऑब्जेक्ट आईडी है DBOPK। तो इसको चेक करने के लिए हम ये वाला जो है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम ऑब्जेक्ट और फ्रॉम PK, तो इसको एक्सिक्यूट कराएंगे। ये दूसरे वाले रन हो गया। तो ये आ रहा है हमारा dbo.pk u। तो ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट नेम एंड बारकर और ऑब्जेक्ट टाइप एंड बारकर। तो ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट नेम ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट नेम हमारा ये हो जाएगा pk। तो DBOPK लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और कॉमा करके यू। तो यू क्या हो गया, टाइप हो गया। तो टाइप यहाँ पे हो गया यूजर डिफाइन, यानी ये प्राइमरी की हो गया, ये यूजर डिफाइन हो गया। तो इसका ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट नल। तो इज नॉट नल मतलब नल नहीं है, तो ये चेक करेगा। यदि नल नहीं है तो ये क्या करेगा, इज नॉट नल, तो ड्रॉप द टेबल बजट। तो एक बार इसको, इज नल, नल का मतलब, इज नॉट नल मतलब ये नल नहीं है। तो प्राइमरी की एक बार देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल आईडी नल, ऑब्जेक्ट आईडी ये हो गया। सो तो यहाँ पे एक्सक्यूट, कैन नॉट ड्रॉप द टेबल बजट बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट या यू डू नॉट हैव द परमिशन, यानी बजट वाला कोई टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कि इज नॉट नल, यदि ये नॉट नल नहीं है, यदि कुछ भी नल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले इसके बॉडी में जाके इंटर करेगा। तो वैसे तो ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो इसीलिए एरर आ रहा। और एग्जिस्ट वाला ये करने का मतलब कि इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, हम इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, दो अप्रोच है। तो में बेस्ट हमारा ये होता है एग्जिस्ट वाला। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट वेयर नेम इक्वल टू PK, यानी ये एग्जिस्ट है, तो क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा PK टेबल को, जो PK है, PK टेबल जो बना हुआ था। तो यानी हमें चेक करना है कि PK टेबल है कि नहीं, तो एक सेपरेट कमांड लिख के, हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PK, और इसको मैंने रन कराया, तो यानी ये टेबल है PK का। तो यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ड्रॉप कर दे। तो बस ये वाला कर देंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही सेम dbo.pk, अब वही ऑब्जेक्ट आईडी जैसे हमने किया था PK। एक बार ऊपर वाले में ड्रॉप टेबल बजट्स क्या था, पीके के लिए बोल रहे हो, तो पीके नहीं लिखना चाहिए था। ये बजट का मतलब कि कोई दूसरा टेबल भी हमें डिलीट करना है तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे PK है तो PK वाला चेक किया तो उसके हिसाब से। तो बस हमने चेक करने के लिए एग्जांपल लिया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PK सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये दोनों चेक करेंगे कि है कि नहीं, तो दोनों है नहीं इस डेटाबेस में। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता से नो काउंट इक्वल टू ऑफ। तो इसको थोड़ा सा ये ऑप्टिमाइज करता है, ये देख लेते हैं। तो नो काउंट ऑफ को मतलब कि जो हमारा रोज अपडेट होता है ना, जैसे कि
हम कोई भी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं चाहे डिलीट करते हैं तो कुछ और ज़्यादा ही मैसेज आता है कि रो नंबर अपडेटेड, ये अपडेटेड, तो उसको क्या करता, ऑफ कर देता बेसिकली, तो वो ज़्यादा मैसेज नहीं आता। तो अभी आगे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल, तो ये हमने टेबल बनाया डीबी बजट का और इसमें कुछ हमने अपडेट कर दिया, तो अपडेट करेंगे तो नो काउंट ऑफ के थ्रू हमने बनाया है, सेट कर दिया है, तो इसके हिसाब से रो को अपडेट नहीं करेगा, डायरेक्टली मैसेज देगा। तो यहाँ पे अच्छा, मैसेज नहीं देगा, बस वो अपडेट कर देगा, ऐसा? तो इसको एक बार ड्रॉप करते हैं, टेबल ड्रॉप बजट, यानी कंप्लीशन टाइम ये हो गया, और सीधे यहाँ पे सेट नो काउंट ऑफ और यहाँ तक एग्जीक्यूट। हाँ, बस ये ऑप्टिमाइज करता है कुछ मैसेज, नॉर्मली मैं इसको क्रिएट करता हूँ सेट रो, तो नो वन रो अफेक्टेड हुआ ना, अब इसको मैं नो काउंट ऑफ करके नहीं करता हूँ। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही करता हूँ नॉर्मली। नहीं, ये सेम आ रहा है। यहाँ पे बार बार क्रिएट हो रहा था, हम अल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि बार बार हमें ड्रॉप ना करना पड़े। अल्टर उसमें यानी हमने ऑन किया, ऑफ था तो क्या हो रहा था, पूरा दिखा रहा था, यानी जो रो हमारा इफेक्ट हो रहा था, राइट। तो ये पूरा दिखा रहा था। जैसे हमने ऑफ से ऑन किया तो इसमें सारे मैसेज नहीं दिखा रहा, कितने रो इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो यानी अच्छा, ऑफ के केस में ये पूरा दिखा। जब इसको सेट नो काउंट ऑन कर देंगे तो उस केस में क्या करेगा कि हमें केवल एक ही मैसेज आएगा, जबकि हमने इतने इंसर्ट किया तो रो इफेक्ट आ रहा था, वो वाला इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसका मतलब, यदि ऑन कर देंगे तो केवल एक ही मैसेज आएगा, गुड। यदि ऑफ रहेगा तो फिर से मैसेज ज्यादा आएगा, एक तरह से जो भी जितने रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होगा उतना ही मैसेज आएगा। ओके। अब ये हमारे बजट है, तो नल इफ वाले देख लेते हैं। ये कॉल एस्केप वाला हमने देखा था ना, इनबिल्ट फंक्शन, तो ये यहाँ पे है करंट ईयर कॉमा प्रीवियस ईयर एज ए बजट फ्रॉम बजट। तो इसमें यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और बजट, तो बजट हमने ये एज ए बजट ये लिया, इसका कॉल इसके ये हमने फंक्शन का यूज किया, तो दोनों करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में यदि नल नहीं है तो फर्स्ट वाला को ले लिया, यहाँ पे नल है तो सेकंड वाला को ले लिया, जीरो है तो जीरो को ले लिया। तो इस तरीके से जो जितने भी कॉलम है सब में किसी में नल आ रहा है, किसी में वैल्यू आ रहा है, तो जो फर्स्ट वाला वैल्यू जो फाइंड करेगा नल के बाद बस उसी को यहाँ पे रख लेगा। वैसे नल इफ फंक्शन रिटर्न द नॉट इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं। Null if function return not if both the expression are equal। तो यानी both expression, तो वन रोन ये फर्स्ट वाला ले लिया नल, 13 से नल ले लिया, 0 0 नल,
null 3000। तो इसमें देखा जाए तो नल ई फंक्शन रिटर्न नॉट, यानी कोई रिटर्न नहीं करेगा। ये बहुत एक्सप्रेशन है इक्वल। तो मेरे हिसाब से ये देखा जाए तो नल इफ इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वाला रिटर्न किया, इसमें फर्स्ट वाला नल था तो इसमें फर्स्ट वाला ही 0 रिटर्न किया, नल में था तो नल ही है 3000 3000। तो ये हमेशा फर्स्ट ही रिटर्न कर रहा है। फर्स्ट रिटर्न कर रहा है। तो मैं ये सेम ही, ये दोनों एक ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से ये है। तो मोस्टली ये वैलिडेशन के पर्सपेक्टिव यूज करते हैं फर्स्ट वाला बस रिटर्न करने के लिए। इसमें क्या कर रहा है कि नल के बाद रिटर्न कर रहा है, हर चीज इसमें फर्स्ट वाला नल रिटर्न कर रहा है। फिर से नो काउंट ऑफ वाला हमने देख ही लिया। और नेक्स्ट सेलेक्ट एवरेज नल इफ कॉल, तो इस दो सब मिला के हम फिर से इसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एवरेज निकालेगा, फिर से नल इफ, फिर से कॉलेज करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, फिर से कॉमा 00 एज एवरेज बजट फ्रॉम। इसको एक बार एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये क्या किया यहाँ पे, करेंट ईयर कॉमा प्रीवियस ईयर। तो पहले तो इसमें जो नॉट नल है तो उसको ये पहले तो हम एक इसको एक्सिक्यूट कराते हैं बजट को, तो समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार बजट, ये दोनों रन करा देते हैं एक साथ में। तो इसका है 212500। तो यहाँ पे करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर, तो ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये जो आ रहा ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो इसमें जो वैल्यू कॉलिस क्या करेगा, जो जैसे कि फर्स्ट वाला को ये ले लिया, सेकंड में 3 लाख ले लेगा। तो ये दोनों यानी फर्स्ट वाला ये ले लिया, सेकंड में ये ले लिया, फिर से ये ले लिया, तो इसको क्या करेगा, एवरेज निकालेगा इसमें जितने हैं। तो जितने आएगा नंबर साफ उतने से डिवाइड कर देगा, तो एकदम एवरेज निकल गया यहाँ। तो सबसे पहले तो ये नल वाला को ऐसे रिटर्न करेगा, ये जो है ना ये वाला सही है, इसको हटा देते हैं, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। ये दोनों को रन कराना पड़ेगा। इस वाले को रन कराना पड़ेगा, और ये वाला रन हो गया, इसको तब तक कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे सही है। तो ये हमारा बजट है। तो ये बजट का क्या करेगा, एवरेज बजट जो है कॉलेज के वाला यहाँ पे क्या किया, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे इतना, ये रिटर्न किया, फिर से नल इफ यहाँ पे लगाया और कॉमा 00, तो वही रहेगा। इसका यदि हम एवरेज करेंगे तो कितना आएगा एवरेज करने पे, यानी सबका ऐड करने के बाद नंबर्स ऑफ जितने रिकॉर्ड्स है 1 2 3 4 5, यानी 5 से करेंगे तो ये इतना आएगा। एक बार अच्छा, इसमें एवरेज कॉलेज तो समझ में आ गया, उससे बजट ठीक आ रहा है, पर नलिफ में क्या होगा और वो 0 क्यों लगाए यहाँ पे? नल, ये तो हो गया इसका, और नल ये इफ हो के गया यहाँ पे इसका 0। अगर एवरेज हटा के एक बारी कॉलेज के बाद नलिफ लगा के रन कराए तो क्या आता है? यहाँ पे 0 के जगह यहाँ पे हाँ इसने नल किया, तो इसका मतलब ये हुआ
नल इफ यानी यदि 0 है तो वहां पे ये क्या कर दे, नल कर दे। यदि इसको मैं रन कराता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे 0 आया, तो जहाँ पे ये मैचिंग हो रहा है इफ 0 आ जाए वहां पे ये क्या करे, नल कर दे। तो यहाँ पे यदि देखते हैं, इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था ना नल इफ का, तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो हमें चेंज करना चाहिए। यदि 10 यहाँ पे है, 10 की जगह 10 मैच हो रहा है तो नल कर दे रहा है, ठीक है। यानी कहने मतलब कि नल इफ यानी ये दोनों में जो भी इक्विवेलेंट जो मैच कर रहा है तो उसकी जगह बस ये क्या करेगा, नल करेगा। यहाँ पे 100 और 200 में मैच नहीं करेगा दोनों में, तो फर्स्ट वाला ही वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ आप जैसे दोनों को हमने इक्विवेलेंट इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे जो मैच करेगा उसको क्या करेगा, नल। यहाँ पे तो यानी कहने मतलब कि इक्विवेलेंट पहले चेक करता है, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस केस में क्या करेगा, नल कर देगा। अब यहाँ पे एवरेज निकाल, अच्छा, तो उसमें एक में 0 होगा, जब तब वो 0 0 0 ले मैच को लिया, उसको नल कर दिया। नल ले लिया था, राइट राइट राइट, और एवरेज कर दिया उसका, ठीक है ठीक है। तो एवरेज करेगा तो नल वाला को कंसीडर नहीं करेगा, 0 को एवरेज के केस में, तो राइट राइट, उसके हिसाब से हो जाएगा। इस अदर सिस्टम प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि ये इसको हम बोलते हैं ग्लोबल फंक्शन, डबल एट द रेट ऑफ रो काउंट। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हमने रन कराया, और इसके बाद सेलेक्ट एट द रेट डबल एट द रेट ऑफ रो काउंट किया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ रहा है एग्जीक्यूट करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका एक ही बार में एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का रिजल्ट आया, उसके बाद से बस यहाँ पे फिर से 14, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक सेम टाइम पर रन कराना पड़ेगा। तो ये देख रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स हमारा एक तरह से डिस्प्ले हुआ, चाहे अपडेट हुआ, तो उसको ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेता है डबल एट द रेट ऑफ रो काउंट। कितने रो काउंट यानी डिस्प्ले हुआ, 14 आ गया। फिर से सेकेंड वाला में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू कलर, ये डिस्प्ले हुआ, तो ये कितने डिस्प्ले हुआ उसको कैचअप कर लेगा इस वाले में, यानी इस वाले में स्टोर कर लेगा डेट नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4 रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ये एक तरह से वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल है, जो भी ऑपरेशन होता है कितने रिकॉर्ड्स हुआ रो काउंट कर लेता है, कितने रो काउंट है। तो इससे हमें पता चलेगा कितने रिकॉर्ड्स हुआ, वैसे उसी टाइम हम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में ट्रैकिंग के लिए। जॉब टेबल फिर से टेस्ट टेबल, चलिए टेस्ट टेबल होगा तो जॉब कर, फिर से क्रिएट टेबल टेस्ट टेबल आईडी चिकन डिजो नेम इक्वल टू वर्कर, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट टेबल, और इंसर्ट इनटू टेस्ट टेबल वैल्यू 1। तो ये यहाँ पे हम एक ही बार में क्रिएट भी कर रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहे हैं और इंसर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इंसर्ट जितना जितना इंसर्ट हुआ था रिकॉर्ड उतना ये क्या किया, एक तरह से स्टोर कर लिया कितने रिकॉर्ड्स हुआ था। ठीक है ठीक है। फिर से इंसर्ट, फिर से एक और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, फिर से इसको साथ में, तो 1 रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो 1 कैचअप करके यहाँ पे दिखा दी, ये रो काउंट। तो यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट
टेस्ट टेबल को अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे नेम हम कर रहे हैं, जहाँ पे ID इक्वल टू 6 है। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, तो अपडेट टेस्ट टेबल ID इक्वल टू 6 7 की जगह हम सुभाष को अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे ID इक्वल टू 6 है। और उसके बाद इफ रो काउंट इक्वल टू 0, 0 का मतलब कुछ भी रिकॉर्ड यदि डिस्प्ले नहीं हुआ तो प्रिंट कर वार्निंग नो रोज वेयर अपडेट। तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब कि रो नंबर काउंट में 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो उस केस में वार्निंग नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा राइट। ये अपडेट कर देगा। अब सिलेक्ट, वैसे ही रो काउंट इक्वल टू बी। अब ऐसे ही हमारा 8 हमें यहाँ पे करना है, 8 रिकॉर्ड पे, तो हमें देखना पड़ेगा 8 कुछ है क्या। यहाँ पे 8 होगा नहीं तो वार्निंग आएगा, क्योंकि अपडेट तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे 6 है, 7 कर दे रहा हूँ, 7 रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इस केस में 7 में तो काउंट कुछ होगा नहीं, डिस्प्ले ही नहीं करेगा। इस केस में हमारा वार्निंग आएगा, तो इसको हम वार्निंग नो रोज वेयर अपडेटेड, जबकि ये कंप्लीशन बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन एसक्यूएल तो कंप्लीशन बोला, लेकिन एक्चुअल में ये रिकॉर्ड है ही नहीं ID नंबर 7। तो इस केस में हम ऐसे भी वैलिडेट कर सकते हैं रो काउंट के साथ में। फिर से वैसे रो डबल एट द रेट ऑफ रो काउंट, ये हो गया हमारा इंटीजर बाय डिफॉल्ट हो गया। इसको बिग भी हम बना सकते हैं, सेम है। रिटर्न द नंबर्स ऑफ रो अफेक्टेड रिटर्न बाय द लास्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रो काउंट बिग एक तरह से वर्क लाइक द सेलेक्ट एट द रेट ऑफ रो, बट द रिटर्न टाइप रो काउंट बिग इज बिग इंटीजर होगा। इसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा डेटा टाइप का, लेकिन सेम ही कॉन्सेप्ट है। पेज डेमो ऑफ द अदर फंक्शन ड्रॉप टेबल टेस्ट टेबल क्रिएट आइडेंटिटी हमने किया, टेस्ट टेबल इंसर्ट ये कर दिया, ठीक है। तो फिर से इस टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं और बस एक कॉलम ID बना रहे हैं और नेम इक्वल टू वर्कर बना रहे हैं। ये हो गया। अब इंसर्ट इनटू टेस्ट टेबल वैल्यू टेस्ट डेटा, इसको हमें 100 टाइम्स इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अभी हमारे टेबल में कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे गो इक्वल टू 100 लिख देंगे। इंसर्ट इनटू टेस्ट टेबल वैल्यू टेस्ट डेटा को 100 टाइम्स इंसर्ट करना है, तो गो इक्वल टू 100 लिख देंगे, तो 100 एक ही बार में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट डेटा 100। और फिर से सेलेक्ट ये कर लिया, फिर से आइडेंटिटी और करेंट टेस्ट टेबल। तो यहाँ पे तो ये लास्ट के जो बता रहा है, जो लास्ट हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था, तो आइडेंटिटी करंट। तो आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ, आइडेंटिटी यानी करंट में कौन सा हुआ है इंसर्ट, तो 199 जो लास्ट में हुआ था। आइडेंटिटी सीट टेस्ट टेबल, तो सीट का मतलब कि इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 1 है। तो यदि मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू ID का 1 है और लास्ट वैल्यू करंट का 199 वो दिखा है। और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो सेलेक्ट आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना है 1 2 + 3 3 + 2 5, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दिया था ना, 1 इनिशियल वैल्यू 2 का इंक्रीमेंट हो, यहाँ पे 2 आ गया। और वही DBCC चेक टेस्ट टेबल रिसीट इक्वल टू 500। तो रिसीट का मतलब ये हुआ कि हमारा करंट जो 199 था, यानी हमें 500 पे लेके जाना है, यानी रिसीट वैल्यू, तो वहाँ पे हमारा करंट आ जाएगा, उसके बाद से इंसर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 500 नहीं है, जो मुझे 50 पे लेके जाना है, तो ये 50 पे चला जाएगा। अब जो भी मैं इंसर्ट करूँगा, तो ये लिख रहा है चेकिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, करंट आइडेंटिटी वैल्यू इक्वल 199 था, लेकिन DBCC एजुकेशन कंप्लीट सुपरिटेंडेंट एरर मैसेज काउंटेड, यानी सक्सेसफुल नहीं हुआ। 500 और DBCC का क्या था वो मतलब? डेटाबेस चेक कॉन्स्टेंटली। हाँ, डेटाबेस चेक। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, DBCC SQL इंस्टेंट DBCC
DBCC स्टैंड डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक कर, यहाँ पे लिख दे चेक इंडेंट। तो उसने करा क्या समझ नहीं आया। रीसीट 500 में एक डेटा बेस ये चेक आइडेंटिटी टेबल रिसीट इक्वल टू 500 रिक्वेस्ट को रन कराते हैं। तो बेसिकली इसने तो 50 दिया था, तो उसकी करंट आइडेंटिटी वैल्यू इसने 50 कर दिया, लेकिन उस टाइम वैसे डीबी एजुकेशन कम्युनिटी पर आ रहे मैसेज, तो इसका मतलब ये 500 पे कर दिया। तो ये चेक आइडेंटिटी ये क्या करता है ये, और यहाँ पे हमने रिसीट किया। रिसीट का मतलब कि हमें कहाँ पे कर्सर को देना है, यानी करंट वैल्यू कहाँ से हमारा एक तरह से इंसर्ट होगा। तो लास्ट टाइम क्या था 199 था, तो फिर से हमने 50 किया तो करंट वैल्यू हमारा 50 हो गया। फिर से हमने इसको एक्सिक्यूट किया तो रिसीट करके 500 कर दिया, यानी 500 से ये फिर से नेक्स्ट वैल्यू को लेके जाएगा। तो एक बार इसको फिर से मैं एक्सिक्यूट कराता हूँ। ये कह रहा है कि आइडेंटिटी वैल्यू 500 है। यदि मैं कोई टैब को इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे, तो इंसर्ट हो गया। अब मैं देखता हूँ और यहाँ पे तो ये 500 यहाँ पे गया, और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि 500 वो हो गया था और 2 के इंक्रीमेंट के हिसाब से 502 पे करेगा यहाँ पे। तो रिसीट का मतलब कि जो करंट में कहाँ से इंसर्ट होगा, करंट आइडेंटिटी बताता है। यानी आप जहाँ पे जैसे 500 से आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो या 50 से करना चाह रहे हो, तो जो भी इंसर्ट आएगा उसके बाद से ही अगला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। बस ये है यहाँ पर। ठीक है ठीक है। अब इससे वही है, जैसे आइडेंटिटी इंसर्ट टेस्ट टेबल इक्वल टू ऑन कर दिए यहाँ पे, तो इसका ऑन करने के बाद कि अपने कंट्रोल में आ जाएगा कैसे आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। 506 पे करना है तो ऑन हो जाएगा, तो सिस्टम मैनेज नहीं करेगा, हम देंगे आइडेंटिटी वैल्यू क्या है, आईडी वैल्यू, और उसके हिसाब से इंसर्ट करेगा। यदि ऑफ रहेगा तो सिस्टम के हैंड में रहेगा। जैसे हम इसको ऑन कर दिए, 506 पे हमें इंसर्ट करना है तो इसको ऑन करके हम कर सकते हैं। ऑन किया और 506 पे इंसर्ट कर दिया, ये हो गया। तो हमें चेक करना है कि ये 506 पे हुआ है कि नहीं, क्योंकि अपने कंट्रोल में हो गया था आईडी, अदरवाइज ये सिस्टम हैंडल कर रहा था। तो यहाँ पे इसको और एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे 506 आ गया। फिर इसको ऑफ कर देंगे तो सिस्टम के हैंड से हैंडलिंग होने लगेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक ही सिंगल वैल्यू देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी करंट कर्सर होगा उसके हिसाब से 506 के बाद 2 के इंक्रीमेंट के साथ 508 कर दिया। ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया। एग्जाम्पल फॉर लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू @@ ऑफ आइडेंटिटी करंट सेशन अक्रॉस ऑल स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी। इसको कल देखते हैं क्योंकि सेशन वाला है, तो अदर सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सिस्टम का ही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी। ओके।